बीए पार्ट 3 होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमारा पेपर फर्स्ट चल रहा है। मानव विकास के बारे में हमने पढ़ा, कल वृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम करेंगे कि विकास जो होता है वो किन सिद्धांतों पर काम करता है, किन सिद्धांतों पर वह चलता है। तो विकास के कुछ सिद्धांत हैं, उन पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम विकास को कौन कौन से कारक हैं, यानी वृद्धि और जो विकास है उनको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले सिद्धांतों की बात करते हैं कि विकास के कुछ नियम एवं सिद्धांत होते हैं। विकास के नियम एवं सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट है। कि जो विकास होता है वो किन सिद्धांतों पर काम करता है। बाल विकास पर अब तक अनेक अध्ययन और शोध हुए हैं, परंतु कोई भी अध्ययन ऐसा नहीं है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किया गया हो। बाल विकास के कुछ अध्ययन या तो प्रारंभिक विकास की अवस्थाओं पर आधारित होते हैं, तो कुछ हैं वो अंतिम विकास की जो अवस्थाएं होते हैं उन पर आधारित हैं। अतः बाल विकास अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य सामान्य बालकों का विकास प्रतिमानों का अध्ययन करना होता है, वह इनकी जांच करना, ताकि उसके आधार पर बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए समुचित संसाधन जुटा लिए जा सकें। उन्हें समय पर प्रशिक्षण देकर उनकी कौशल, बुद्धि, चातुर्य का विकास किया जा सके। मंद बुद्धि के बालकों के प्रशिक्षण की अलग से व्यवस्था की जा सके। पिछले अध्याय में हमने वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा था, आपने देखा। इस अध्याय में बालक के नियम और वो एवं विचारवादी सिद्धांतों पर हम विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। विकास आपको बताया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये व्यक्ति के गर्भ से लेकर, गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, जिसकी गति कभी तीव्र हो जाती है और कभी मंद हो जाती है। सामान्य तौर पर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सभी बालकों की विकास की जो प्रक्रिया है वो एक ही तरह की होती है और विकास रुक रुक कर हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति बालक का विकास का अपना अलग अलग ढंग व तरीका होता है। कुछ कदम आगे बढ़ाकर विकास करते हैं, तो कुछ प्रयत्न पूर्वक विकास के मार्ग पर चलते हैं। कुछ लंबी पगे मारते हैं तो कुछ छोटी छोटी। जैसा कि फ्रैंक ने कहा है, उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा राजमार्ग है जिस पर हरेक को चलना ही पड़ता है, मगर यह भूले कि विकास की क्रिया कुछ नियमों एवं सिद्धांतों पर ही आधारित होती है। तो आइए उन नियमों और सिद्धांतों की हम बात करते हैं कि वे कौन कौन से नियम और सिद्धांत होते हैं। विकास के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार से है। सबसे पहले जो नियम है वो विकास में परिवर्तन होते हैं। विकास में परिवर्तन होते हैं। विकास परिवर्तनों का लंबा सिलसिला है जो गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक बिना टूटे लगातार चलता रहता है। विकास के क्रम में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। शारीरिक परिवर्तनों को तो हम देख सकते हैं, लेकिन संवेगात्मक उनको देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लेकिन शारीरिक परिवर्तनों के अंतर्गत बालक का वजन व लंबाई का बढ़ना, हाथ पैरों, चेहरों आदि के आकार में परिवर्तन आता है। गर्भाधान के समय जिस शिशु का वजन आकार है, जिस शिशु का आकार एक पिन के नोक के
समान होता है, नोक के बराबर होता है सिर के। यानी आपको बताया गर्भाधान में जब बच्चा होता है तो उसके जो आकार होता है वो एक पिन जो होती है हमारी गोल पिन होती है, उसका जो सिरा होता है यानी ये जो हिस्सा होता है ऊपर का, इतना ही इसका ऐसे होता है, बिल्कुल इतना आकार उस बच्चे का होता है जब वह गर्भ में होता है। लेकिन वह शिशु जन्म के समय एक पूर्व विकसित मानव बन जाता है जन्म के बाद, और युवावस्था को प्राप्त करते करते एक पूर्ण वयस्क बन जाता है। यह सभी विकास के दौरान होने वाले परिवर्तनों की ही देन है। तो विकास परिवर्तन न केवल शारीरिक होते हैं बल्कि मानसिक भी होते हैं, बौद्धिक भी होते हैं और संवेगात्मक भी परिवर्तन विकास के अंतर्गत देखे जाते हैं। तो सबसे पहला जो नियम और सिद्धांत है वो है विकास में परिवर्तन होते हैं। आपको बताया किस प्रकार से विकास में परिवर्तन होते हैं। दूसरा है विकास का एक निश्चित प्रारूप होता है। विकास जो होता है वो दो प्रकार से होता है। प्रत्येक प्राणी में चाहे वह पशु हो या मानव, उसमें दो प्रकार से विकास होता है। एक होता है मस्तकाभिमुखी दिशा में, विकास है वो मुख्यतः दो प्रकार से होता है। मानव विकास का अपना एक निश्चित प्रारूप होता है, पर व्यक्ति का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है। एक होता है मस्तकाधोमुखी दिशा में और दूसरा जो होता है निकट दूर दिशा में। सबसे पहले जो मस्तकाधोमुखी विकास है दिशा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिफेलोपोडल बोलते हैं। सिफेलोपोडल बोलते हैं इसको, सिफेलोपोडल डायरेक्शन बोलते हैं। आगे अब जब आप टेट वगैरह का एग्जाम देंगे उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि बच्चे का विकास है वो कौन सी दिशा में होता है, किस प्रकार से उसका विकास होता है। तो ये आते हैं मस्तकाभिमुखी और निकट दूर धोमुखी, यानी सिफेलोपोडल और प्रोक्सोमिडिस्टल जो होते हैं डायरेक्शन होता है। अब इसमें क्या है, जो सिफेलोपोडल डायरेक्शन है उसमें क्या होता है, मस्तकोधोमुखी जो दिशा है उसमें किस प्रकार से होता है, विकास के इस क्रम में शारीरिक विकास सिर से पैर की तरफ होता है। अर्थात पहले जो विकास होता है वो सिर वाले भाग में होता है। सबसे पहले जब देखते हैं तो सबसे पहला जो विकास होता है वो सिर का होता है बच्चे का, सबसे अंत में पैर वाला भाग होता है। सबसे पहले आप देखते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो पहले वो सिर को हिलाना शुरू करता है, सिर को पहले सिर के डायरेक्शन चेंज करेगा। पहले स्टार्टिंग में आप देखते छोटा बच्चा नवजात जो शिशु होता है वो एक ही जगह पड़ा रहता है, ना उससे गर्दन हिलती है, कुछ भी नहीं हिलता है उससे। लेकिन जब जैसे जैसे उसको टाइम जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे देखना कि आप सबसे पहले वो सिर को हिलाएगा, गर्दन को इधर से उधर करेगा, दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएगा, फिर धड़, फिर उसका गर्दन, फिर पेट एवं बाद में निचले हिस्से का उसका विकास होता है। शिशु जन्म के बाद भी विकास की क्रिया उसी प्रकार से संपन्न करता है। क्रियात्मक विकास में भी पहले शिशु के सिर, मुख, गर्दन, धड़, पेट की क्रियाएं विकसित होती है और बाद में पैरों की। उदाहरण के लिए यदि शिशु को पेट के बल लिटा दिया जाए तो वो सबसे पहले सिर और गर्दन को उठाता है। आप देखना कि छोटा बच्चा होता है अगर उसको पीठ के बल लिटा देते हैं तो उससे अपनी पैर और उसको पीठ को वो नहीं हिला सकता, सबसे पहले वो गर्दन को हिलाएगा, गर्दन को ऐसे उठाएगा और फिर वापस नीचे टेक देगा। आप देखना क्योंकि उसके सर का वजन बहुत ज़्यादा होता है तो उससे
कंट्रोल नहीं होता है स्टार्टिंग में, वो धीरे धीरे उसको कंट्रोल करना सीख जाता है। बाल विकास विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि बालक में सिर से पैर की ओर विकास न केवल शारीरिक अंगों में ही होता है बल्कि मानसिक एवं संवेगात्मक विकास में भी यही क्रम लागू होता है। संवेदनाओं का विकास सब पहले शरीर के ऊपरी भागों में होता है, निचले हिस्से में विकास देरी से होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि माता को देखकर बालक हंसने मुस्कुराने लगता है और इस तरह की भावभंगिता प्रदर्शित करता है। माता झट से उठाकर उसे गोद में ले लेती है। बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले माँ को देखेगा, आंखों से देखेगा, फिर उसको हाथ करने आते सबसे पहले वो आंखों को देखकर मुस्कुराने लग जाएगा आंखों से, फिर धीरे धीरे जैसे उसकी ग्रोथ होती है तो वो हाथों को फैलाने भी लग जाता है। तो इसी प्रकार से जो उसका विकास है, चाहे वो संवेगात्मक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, सबसे पहले जो उसका विकास है वो कौन सा होता है, सिफेलोपोडल डायरेक्शन में होता है। दूसरा जो विकास है वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट होता है, यानी निकट दूर विकास क्रम होता है। निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले क्या होता है, दूर वाले जो शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों अर्थात जो सुषुम्ना नाड़ी के पास वाले क्षेत्रों में होता है। सुषुम्ना नाड़ी के दूर वाले क्षेत्रों में अर्थात शिशु के मस्तिष्क, गर्दन, धड़ एवं पेट के अंगों में क्रियाशीलता जल्दी आती है। वैसे तो मस्तिष्क एवं पेट की क्रियाएं गर्भकाल के समय से ही प्रारंभ हो जाती हैं, जब बालक माता के गर्भ में पल रहा होता है। अनुसंधानों से यह सिद्ध हुआ है कि रिसर्च वगैरह जो हुई है उनसे यह सिद्ध हुआ है कि बालक माता के गर्भ में ही रोने, हंसने, मुस्कुराने जैसी क्रिया सीख जाता है। महाभारत में भी ऐसा ही एक प्रसंग सुनने को मिलता है कि अभिमन्यु जो था वो अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की कला सीख कर आया था। जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की कला की जानकारी दे रहे होते हैं, तब गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु उस कला को बड़ा ही ध्यान से सुन रहा था और परंतु चक्रव्यूह के अंतिम द्वार को भेदने की कला वह नहीं जान पाया था, क्योंकि जब तक उसकी माँ को नींद आ गई थी और अर्जुन ने सुभद्रा को सोते देख आगे की कहानी कहना बंद कर दिया था। इससे यह पता चलता है कि बालकों का विकास माता के गर्भ में ही होना प्रारंभ हो जाता है। शिशु के कंधे, उसकी गर्दन है हाथों की क्रियाओं का विकास पहले होता है, उंगलियों का बाद में। किस प्रकार से आप देखते हैं कि सबसे पहले गर्दन हिलाएगा, फिर आप देखते हैं कि वो बच्चा पूरा हाथ हिलाएगा। आप छोटे बच्चे को देखना कि छोटा बच्चा जब बैठने लग जाता है तो वो चीज़ों को पकड़ने लग जाता है। तो सबसे पहले आप जैसे इसके सामने कोई चीज़ रखते हैं, कोई भी वस्तु रखते हैं, तो बॉल वगैरह रखी होती है, तो वो पहले उसको उंगलियों को नहीं पकड़ना आता, वो पहले पूरे हाथ से उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसकी कोहनी, पहले हाथों को सीधा रखेगा, उसे कोहनी भी नहीं मोड़नी आती, धीरे धीरे वो कोहनी को मोड़ेगा, फिर उसके उंगलियों को उसको ग्रैब करने आता है, उसको पकड़ना, चीज़ों को वो सीख जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, निकट से दूर की तरफ विकास होता है। अब आ जाएगा विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। विकास जो होता है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। विभिन्नता होती है, किस प्रकार से होती है, यद्यपि बालकों के विकास प्रतिमानों में काफ़ी हद तक समानता देखने को मिलती है, परंतु हरेक बालक के विकास प्रतिमानों को अपना व्यक्तिगत स्वरूप होता है। हरेक बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के क्रम अपने विशिष्ट ढंग से होते हैं, सभी के अलग अलग होते हैं। विभिन्न बालकों के विकास दर विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि बेले ने कहा है, बेले के शब्दों में बेले ने कहा है कि ऐसा बालक दुर्लभ होता है जो अपनी बुद्धि के संपूर्ण काल में, वृद्धि के संपूर्ण काल में सभी निरीक्षित चरों में एक ही क्रम का अनुसरण करता है।
कुछ बालकों में विकास अत्यंत तेजी से होता है और कुछ बालकों में विकास है वो धीमी गति से होता है। कुछ बालकों में विकास की गति कदम दर कदम में होती है, तो कुछ बालक प्रयत्न पूर्वक विकास पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख कारण है आनुवांशिक गुण जो उन्हें माता पिता से प्राप्त होते हैं। एक ही माता के कोख से जन्मे जुड़वा भाई बहनों में भी यह अंतर देखने को मिलता है। गैसले कहते हैं कि व्यक्तिगत अंतरों का फैलाव इतना अधिक है जितना कि स्वयं मानव जाति का। इसके अतिरिक्त पौष्टिक भोजन, उत्तम स्वास्थ्य, सुंदर जलवायु, शुद्ध एवं ताजी हवा, अच्छी शिक्षा, समय पर संवेगों का विकास आदि भी व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत जो विभिन्नता है वो भी विकास की वो भी देखने को मिलती है। सभी की जो विभिन्नताएं होती हैं विकास की वो अलग अलग होती है, विभिन्न होती हैं। अगला आ जाएगा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास का जो क्रम है, विकास अनुक्रियाओं पर यदि गौर किया जाए तो पता चलता है कि विकास प्रक्रिया सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। बालक पहले सामान्य अनुक्रियाएं करता है, बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। शैशवावस्था में बालक के हाथ, पैरों और शरीर के अन्य अंगों पर नियंत्रण नहीं होता है। इस कारण उनकी क्रियाएं जो होती है वो अनियंत्रित एवं अनियमित होती हैं। परंतु जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, जैसे वैसे उनकी क्रियाएं सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाती। यदि 5-6 माह का शिशु को कोई खिलौना दे दिया जाए तो उसे करने का वो पूरे शरीर को गतिमान कर देता है, यानी पूरा शरीर को वो लगा देता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आप देखते हैं कि वो इजीली अपनी हाथों की कलाई और उंगलियों से ही उस चीज़ को पकड़ लेता है। परंतु जब वही बालक 1 से 1.5 वर्ष का हो जाता है तो खिलौने से खेलने लग जाता है। कई बार वो डरता है और कई बार वो खेलने लग जाता है। वह खिलौनों से खेलते वक्त अपने हाथों एवं कलाइयों का प्रयोग करता है। तो इसी तरह संवेगात्मक विकास में भी पहले बालक सामान्य क्रियाएं करता है और बाद में सामान्य क्रियाएं करता है। 4 से 5 महीने का जो बच्चा होता है उसमें संवेगात्मक अभिव्यक्ति के नाम पर केवल एक संवेगात्मक उत्तेजना दिखाई देती है जो बिल्कुल सामान्य ही होती है। परंतु बच्चा जब 1 से 1.5 साल का हो जाता है तो मानसिक विकास के साथ ही संवेगात्मक विकास भी उसका होने लग जाता है। अब वह भय, क्रोध, प्रेम, घृणा जैसे संवेगों को व्यक्त करने लग जाता है। और वो क्या करने लग जाता है? मानसिक विकास में भी विकास प्रक्रिया का यही क्रम पाया जाता है। बालक पहले बोलना सीखता है और फिर वह पढ़ना लिखना सीखता है। आप देखते हैं छोटे बच्चे को जब पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले उनको चीज़ों को दिखाकर बोलना सिखाया जाता है। बोलने के बाद में उसको पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। बाद में वह विज्ञान एवं गणित के प्रश्नों को हल करना सीख जाता है। अतः उपरोक्त जो उदाहरण है उनसे स्पष्ट है कि विकास प्रक्रिया में बालक की जो अनुक्रियाएं सामान्य से विशिष्ट की ओर होती हैं। विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, मानव जीवन में विभिन्न अवस्थाओं से होकर विकास गुजरता है। इसका प्रारंभ गर्भधान से होता है और मृत्यु पर्यंत तक अविराम गति से यह चलता रहता है। जीवन यात्रा के इस सफर में व्यक्ति को विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है।
ये अवस्थाएं विकास की अवस्थाएं कहलाती हैं। प्रत्येक विकास अवस्था की अपनी विशेषता एवं अपनी एक अलग पहचान होती है, जो दूसरी अवस्था से काफ़ी भिन्न होती है। हालांकि विकास की पहली अवस्था आगे की अवस्था को प्रभावित करती है। जो विकास की पहली जो अवस्था होगी वो अगली अवस्था को प्रभावित करती है। अगर बच्चे में अच्छे गुण हैं, अच्छे संस्कार है, तो वो एक अच्छा नागरिक बनेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, पहले से ही अच्छे गुणों का विकास हुआ है। अगर उसके अंदर बुरे गुणों का विकास है तो यही प्रभाव उसके आने वाले अगली जो अवस्था होती है उसके ऊपर देखने को मिलता है। विकास अधिगम एवं परिपक्वता का परिणाम है। अधिगम एवं विकास अधिगम एवं परिपक्वता का परिणाम है। बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास अधिगम, यानी अधिगम किसको कहते हैं, लर्निंग, सीखने को कहते हैं, और परिपक्वता जो होती है उसको मैच्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे सीखना होता है, किसी भी चीज़ को आप सीखते हो तो वो अधिगम कहलाता है। परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी बोलते हैं कि भाई अभी तेरे से ये काम नहीं होगा, अभी तुझ में मैच्योरिटी नहीं आई है, अभी तू इन बातों को नहीं समझेगा क्योंकि अभी तू बड़ा नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है, तो इसे कहते हैं। इन दोनों ही कारणों से होता है। इन दोनों में से किसी एक की कमी से भी बालक के विकास को ये प्रभावित करती है। अगर इनमें एक में भी कमी हो जाती है, फलस्वरूप क्या होता है कि बालक का चहुमुखी विकास है वो नहीं हो पाता है। परंतु आज भी एक विवाद बना हुआ है कि बालक के विकास में सबसे ज़्यादा प्रभावी अधिगम है या परिपक्वता है। यानी जो सीखने के लिए है, बालक का जो विकास है उसके अंदर अधिगम ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है या परिपक्वता, यानी मैच्योरिटी ज़्यादा फर्क पड़ता है मैच्योरिटी से, या फिर लर्निंग से फर्क पड़ता है उस बच्चे को। अलग अलग बाल मनोवैज्ञानिकों के इस संबंध में अलग अलग मत हैं। कई प्रकार के शोध हुए हैं, तो उनसे यह सिद्ध हो चुका है कि जब बालकों के शारीरिक अंगों में परिपक्वता नहीं आती है तब तक वह सीखने की क्रिया सामान्य नहीं हो पाती है। जैसे पेट के बल सरकना, घुटनों के बल चलना, बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना आदि विकास शारीरिक अंगों में परिपक्वता के कारण ही होते हैं। यदि 12 माह के बच्चे को बार बार सीढ़ी चढ़ने एवं उतरने का प्रशिक्षण दिया जाए तो भी बालक इस कार्य को संपन्न नहीं कर पाता है, परंतु यदि 2.5 वर्ष के बालक को इसी कार्य का प्रशिक्षण दिया जाए तो वह आसानी से सीख लेता है। तो यहाँ पर होता है कि लर्निंग इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले उसका मैच्योर होना आवश्यक होता है। इसी प्रकार यदि 1.5 वर्ष के बालकों को ट्राईसाइकिल चलाने का प्रशिक्षण दिया जाए या अभ्यास किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, बालक इसे नहीं सीख पाएगा, चाहे वो कैसा भी। परंतु यदि यही प्रशिक्षण 2 से 2.5 वर्ष की अवस्था में दिया जाए तो वो सीख जाएगा आसानी से, क्योंकि अब वो क्या हो गया, मैच्योर हो गया है, उसके अंग हैं वो विकसित हो गए हैं। तो अधिगम को हम सामान्य भाषा में सीखना कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। ये मानव की अर्जित प्रक्रिया है, यानी इसको अर्जित किया जाता है, किसी में नहीं होते हैं ये गुण, किसी में सीखने के इंटरेस्ट नहीं होता है किसी भी चीज़ को। आप देखते हो कईयों में कुछ भी चीज़ को सीखने का इंटरेस्ट होता है, किसी में नहीं होता है, लेकिन जिसमें इंटरेस्ट होता है वो उस चीज़ों को जल्दी सीख जाता है, और नहीं होता वो उन चीज़ों को धीरे धीरे सीखता है, जो कि क्या इसके द्वारा वह कुछ भी करना सीखता है, और इसी के आधार पर मानव का अपना व्यवहार निर्मित होता है। इसे ही हम अधिगम कहते हैं। व्यक्ति के वंशानुक्रम से संबंधित पारिवारिक शारीरिक गुणों या क्षमताओं के विकास को ही परिपक्वता कहते हैं। अगर आपसे लर्निंग पूछ लिया जाए क्या है, और परिपक्वता मैच्योरिटी पूछ लिया जाए तो मैच्योरिटी किसको कहेंगे, व्यक्ति के वंशानुक्रम से संबंधित शारीरिक गुणों या क्षमताओं के विकास को ही मैच्योरिटी यानी परिपक्वता कहते हैं। परिपक्वता एक जन्मजात प्रक्रिया है
जो गर्भ धारण के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। गर्भकालीन अवस्था में विकास मुख्यतः परिपक्वता के कारण आती है तथा थोड़ी बहुत गर्भस्थ शिशु की क्रियाकलापों के कारण होता है। अनुसंधानों से जो रिसर्च वगैरह हुई है उनसे यह भी ज्ञात हो चुका है कि जो बालक गर्भकालीन अवस्था में अधिक क्रियाशील होते हैं वे बाद में जीवन में भी क्रियाशील रहते हैं। वे दूसरे कम क्रियाशील बच्चों की अपेक्षा चीज़ों को जल्दी ही व आसानी से सीख लेते हैं। अब आ जाएगा कि विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास के जो प्रतिमान हैं उनकी भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। विकास के जो प्रतिमान होते हैं उनकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। प्रत्येक विकास अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं सभी बालकों में अवस्था विशेष में अवश्य ही प्रकट होती हैं। इन विशेषताओं की तीव्रता एवं मंदता को देखकर बालक के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है कि बालक है वो आगे जाकर क्या बनेगा। पूत के जो पाँव होते हैं वो पालने में नजर आते हैं, वो यह कहावत यहाँ पर 100% सच होती है। बालक के विकास प्रतिमानों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है, यह बताया जा सकता है कि वह आगे चलकर किस प्रकार का बालक बनेगा और वो उसका समाज और देश के लिए क्या योगदान रहेगा। बाल विकास के क्षेत्र में हुए अध्ययन हुए हैं उनसे यह पता लगाया गया है कि स्मरण शक्ति, उनकी जो याददाश्त होती है, तर्क शक्ति, वाक शक्ति आदि बौद्धिक प्रकारों के विकास प्रतिमानों के आधार पर भी बालक के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी बोलने का जो उनका ढंग है, उनकी सोचने की जो शक्ति है और उनके वाद विवाद की जो शक्ति है, तर्क विचार करने की जो शक्ति है, उनसे हम बता सकते हैं कि बच्चा आगे जाकर क्या बनेगा। उनकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगला है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की जो प्रक्रिया है आपको बताया कि ये निरंतर चलती रहती है, ये रुकती नहीं है। व्यक्ति के गर्भाधान से लेकर जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक विकास का क्रम है वो चलता रहता है। विकास चलता ही रहता है, कभी वह मंद गति से चलता है और कभी उसकी जो गति होती है वो तीव्र होती है। इस प्रकार से वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अगर भाषा विकास की बात की जाए तो भाषा विकास के क्षेत्र में भी बालक केवल रोना जानता है सबसे पहले, फिर धीरे धीरे वो बोलेगा आ बा बा, इस प्रकार से बोलता है। फिर टूटे फूटे शब्दों का प्रयोग करता है, बोलना सीख जाता है। इसी प्रकार आयु बढ़ने के साथ साथ बालक छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीख जाता है और किशोर होते होते वह आशु भाषण वाद विवाद आदि प्रतियोगिताओं में भाग भी लेने लग जाता है। तो ये क्या है, एक विकास का क्रम है। विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये रुकता नहीं है। अगला है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषता होती है। विकास की जो अवस्था है उसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती है। इसे कदापि नहीं नकारा जा सकता
कि विकास की प्रत्येक अवस्था की कुछ विशेषताएं होती है, अपनी अलग अलग पहचान होती है, अपनी जो अन्य अवस्थाओं में नहीं पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर विकास की एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न होती है। ये विशेषताएं उस अवस्था के लिए तो सामान्य होती है, परंतु यदि यही विशेषताएं दूसरी अवस्था में भी हो तो वो असामान्य कही जाएगी। उदाहरण के लिए शैशवावस्था में बालक केवल क्रंदन करता है यानी रोता रहता है, परंतु बचपनावस्था एवं बाल्यावस्था में भी वही बालक छोटे छोटे शब्दों वाक्यों में बोलने लग जाता है, परंतु अब वह लच्छेदार कविताओं को भी याद कर लेता है। अतः भाषा विकास की अवस्था दूसरी अवस्था से बिल्कुल ही भिन्न होती है। यदि बालक बचपन अवस्था में भी केवल क्रंदन ही करे तथा शब्दों एवं वाक्यों को नहीं बोले तो वह बालक की भाषा संबंधी समस्या कहलाई जाती है। तो इस प्रकार से उपरोक्त जो कथन है उनसे स्पष्ट होता है कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी अलग अलग गुण और विशेषताएं होती हैं। जैसे कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं बचपनावस्था शारीरिक विकास की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। वहीं वयसंधि और किशोरावस्था जो होती है यानी प्यूबर्टी और एडोलेसेंट जो एज होती है, बालकों में काम शक्ति का उदय होने लग जाता है। इस कारण वे विपरीत लिंग के व्यक्ति के संपर्क में एवं मेल जोल को बढ़ाना पसंद करते हैं। नेतागिरी, वीर पूजा, सामाजिकता, आदर्शवादिता का इस आयु में बाहुल्य होता है। अतः यह अवस्था अपनी इन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। किशोरावस्था में बालक समूह प्रेमी होती है, जबकि बाल्यावस्था में वो स्वयं प्रेमी होते हैं यानी अपने से प्रेम करते हैं। लेकिन किशोरावस्था में क्या होता है, वो अपने ग्रुप को पसंद करने लग जाते हैं। अगला है इसके अंदर, तो इस प्रकार से विकास की जो प्रत्येक अवस्थाएं होती हैं उनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। अगला जो सिद्धांत है वह है विकास के विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। विकास के विभिन्न स्वरूप जो होते हैं वो परस्पर संबंधित होते हैं। विकास के विभिन्न स्वरूपों में कुछ न कुछ संबंध अवश्य ही देखने को मिलते हैं। जर्सिल्ड है, उन्होंने कहा है कि विकास की विभिन्न अवस्थाएं आपस में एक दूसरे से गुथे हुए जाल की तरह होती हैं और इतना अधिक गुथी हुई होती हैं कि किसी भी अवस्था में होने वाले आंशिक परिवर्तन अगली अवस्था को निश्चित रूप से वो प्रभावित करती है। जैसे कि जिन बालकों का शारीरिक विकास जल्दी होता है उनका मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, खेल, संवेगात्मक आदि विकास भी जल्दी होता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास में विशेष रूप से सहसंबंध होता है। यहाँ तक कि मानसिक क्षेत्रों में होने वाले विकास भी आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार से टर्मन और ओडन है, उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने अध्ययन है उनमें कहा है कि शारीरिक विकास, शारीरिक क्षमता, शक्ति यानी क्षमता, बुद्धि, तर्क शक्ति तथा संवेगात्मक स्थिरता में परस्पर संबंध रहता है। उनमें संवेगात्मक परिपक्वता भी जल्दी आती है। ऐसे बालक विपरीत परिस्थितियों में भी समायोजन कुशलतापूर्वक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि विकास के विभिन्न स्वरूप परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगला इसमें आ जाएगा, जैसे अभी तक हमने क्या किया है, इसमें काफी सारे सिद्धांत और भी रहते हैं। अभी एक बार इनको फिर से बता देती हूँ कि विकास में परिवर्तन होते रहते हैं। विकास का एक निश्चित प्रारूप होता है। आपको बताया कि दो रूप से विकास होता है, एक मस्ताभिमुखी दिशा में और एक निकट दूर दिशा में होता है।
विकास में व्यक्तिक विभिन्नताएं होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास की अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। विकास अधिगम एवं परिपक्वता का परिणाम होता है। विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ क्वालिटीज होती हैं, अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। विकास के विभिन्न स्वरूपों को परस्पर एक दूसरे से ये संबंधित होते हैं। अब आ जाएगा कि विकास की गति भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न होती है। विकास की जो गति होती है वो भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है। किस प्रकार से होती है ये भिन्न भिन्न? ये जैसे कि यद्यपि विकास एक अविराम गति से चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बिना रुके चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु सभी अंगों का विकास एक ही गति से एक ही समय पर नहीं होता है। शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न गति से विकास करते रहते हैं। शरीर के कुछ अंग जहाँ जल्दी विकसित होते हैं, वहीं कुछ अंग होते हैं वो देरी से उनका विकास होता है। इसी कारण शरीर के विभिन्न अंगों में एक विशिष्ट समानुपात देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए गर्भावस्था में शिशु के सिर का विकास तीव्र गति से होता है। इसी कारण नवजात शिशु का जो सिर का वजन है वो अन्य अंगों की तुलना में ज़्यादा होता है, यानी अन्य अंगों की तुलना में वो ज़्यादा बड़ा होता है। बाल्यावस्था में शरीर के कुछ अंगों में विकास तीव्र गति से होता है, जैसे हाथ पैरों का विकास है, कंधों एवं वक्ष का विकास है, किशोरावस्था में तेजी से होता है। इसी प्रकार किशोरावस्था में बालक के नाक अन्य अंगों की अपेक्षा बड़ा दिखता है, साथ ही गर्दन में भी बढ़ी हुई और लंबी दिखाई देती है, और इसलिए किशोरावस्था को सारस अवस्था भी कहा जाता है। शरीर के अतिरिक्त अंगों में भी जैसे पाचन अंग, हृदय संस्थान, फेफड़े, अग्नाशय, अमाशय, वृक्क, प्रजनन अंग आदि का विकास किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाता है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि शारीरिक विकास की तरह मानसिक विकास की गतियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे बाल्यावस्था में बालकों में सृजनात्मक कल्पना का विकास तीव्र गति से होता है, और इस समय बालक तरह तरह की कल्पनाएं करता है। वह कभी परिलोक का भ्रमण करता है तो कभी भूत प्रेत के बगलों के बारे में भी सोचता रहता है। कभी वह तितलियां बनकर फूलों का रस चूसना चाहता तो कभी शेर बनकर जंगल में दहाड़ना चाहता है। तो इससे क्या पता चलता है कि विकास की गति है वो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है, एक जैसी एक सामान्य नहीं होती है। अगला आ जाएगा हमारा इसमें प्रारंभिक विकास उत्तरार्ध। प्रारंभिक इसमें पाया जाएगा कि प्रारंभिक विकास उत्तरार्ध के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है।
मनुष्य का जो प्रारंभिक विकास होता है वो बाद के विकास से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है ये वाला? क्योंकि जो प्रारंभिक का विकास है वो ही क्या है, अगले वाले विकास पर निर्भर करता है। यदि बालक के प्रारंभिक अवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो उसे अवांछित वातावरण में पाला पोसा जाता है तो उसका समुचित विकास नहीं हो पाता है। कई प्रकार की बीमारियां उसे घेर लेती हैं। कई बालक समय पूर्व ही काल कवलित हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण झुग्गी झोपड़ी के बालक होते हैं। झुग्गी झोपड़ी में पढ़ने वाले बालक जन्म से ही आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होते, परंतु विपरीत परिस्थिति में पलने के कारण, उनकी परिस्थितियों के कारण, उनमें बढ़ने के कारण वे चोर डकैती आदि करना सीख जाते हैं। क्योंकि बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने से सामाजिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब अगला आ जाएगा, विकास के क्रम में संतुलन एवं असंतुलन की अवस्थाएं आती रहती हैं। विकास प्रतिमानों पर यदि गौर किया जाए तो पता चलता है कि विकास क्रम में संतुलन एवं असंतुलन की अवस्था एक दूसरे के बाद आती रहती हैं। जिन विकास प्रतिमानों में संतुलन होता है उन अवस्थाओं में बालक का परिवार, उसका समाज, उसके सहपाठियों, स्कूल के साथियों का साथ अच्छा समायोजन होता है। इनमें उनका जीवन सरल एवं सुगम बना रहता है। बालक इन अवस्थाओं से प्रसन्नचित्त एवं खुश रहता तथा उसका सकारात्मक विकास होता रहता है। एक और है इसमें जो हमारा लास्ट का है वो है विकास प्रतिमानों में स्थिरता पाई जाती है। एक आपको बताया कि विकास के क्रम में संतुलन एवं नेक्स्ट और लास्ट क्या है, विकास प्रतिमानों में स्थिरता पाई जाती है। विकास के जो प्रतिमान होते हैं उनमें स्थिरता किस प्रकार से पाई जाती है कि यद्यपि प्रत्येक बालक में विकास की गतियों में भिन्नता देखने को मिलती है, परंतु इसके बावजूद भी विकास की गति में स्थिरता पाई जाती है। विकास प्रतिमानों की यह स्थिरता बालकों के वंशानुक्रम एवं पर्यावरण अपूर्व संयुक्तिकरण से नियंत्रित होती है। बाल विकास में किए गए अध्ययनों से यह पता चलता है कि जो बच्चे एक आयु विशेष में लंबे होते हैं वो प्रत्येक आयु स्तर पर लंबे ही रहते हैं, जबकि दूसरे बच्चे जो एक आयु विशेष पर नाटे रहते हैं वे हर आयु स्तर पर नाटे ही रहते हैं। अतः उनकी लंबाई संबंधी विकास जो प्रतिमान में स्थिरता पाई जाती है, यही स्थिति मानसिक विकास पर भी पड़ती है। वे बच्चे बचपन में से ही तीव्र बुद्धि के होते हैं, वे वयस्क होने पर भी तीव्र बुद्धि के प्रतिभाशाली व्यक्ति बनते हैं। इसी प्रकार मंद बुद्धि के बालक हर आयु स्तर पर मंद बुद्धि के ही होते हैं। इससे स्पष्ट है कि विकास प्रतिमानों में स्थिरता पाई जाती है। तो ये हुए हमारे विकास के सिद्धांतों की या नियमों की बात की हमने कि विकास है वो किन सिद्धांतों और किन नियमों पर चलकर कार्य करता है। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को करेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।